बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। हालात ऐसे हैं कि अब संक्रमितों की संख्या इतना ज्यादा हो चुकी है कि उन्हें ना तो इलाज मिल पा रहा है न दवा। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। लेकिन महामारी के इस दौर में कुछ नेता आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं और फोटो सेशन कर अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। ऐसे में आखिर सवाल यह कि क्या लापरवाही के चलते अब दोनों प्रदेश कोरोना का शिकार बने हैं, जहां सरकार बेपरवाह है और जनता भी कई जगह लापरवाह नजर आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का आपकी बात। कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अराजकता जैसे हालात भी कई जगह पर नजर आ रहे हैं। कहीं मरीज को इलाज नहीं मिल रहा तो कहीं बेड नहीं, कहीं अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा तो कहीं शवों को कंधा भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों राज्यों में सरकारें और सिस्टम कई जगह पर पूरी तरह फेल नजर आ रहे हों। सब कुछ भगवान भरोसे नजर आ रहा है, फिर चाहे वो इंसान की जान हो या फिर सिस्टम को सुधारने का काम। कोरोना महामारी पड़ रही सिस्टम पर भारी। ना इलाज न दवाई, महामारी में लोगों की शामत आई। सरकार फेल, सिस्टम कर रहा खेल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सब कुछ भगवान भरोसे। कोरोना महामारी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार और सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। कहीं लोग इलाज न मिल पाने के चलते दम तोड़ रहे हैं तो कहीं शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं है। कहीं शवों को कोई कंधा देने वाला नहीं है तो कहीं शवों की ही अदला बदली हो जा रही है। कोरोना ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा कहर ढाया है कि सब कुछ तिनके की तरह बिखरता हुआ दिख रहा है। सरकार और सिस्टम पूरी तरह से फेल है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो मदद मांगने जाएं तो जाएं किसके पास, क्योंकि कोई भी मदद के लिए तैयार ही नहीं है। न सरकार, न प्रशासन, न पड़ोसी, न ही अपने। ऐसा लगता है कि दोनों राज्यों में अब सब कुछ भगवान भरोसे है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठे आंकड़ों का प्रचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आपकी बात में आज बड़े सवाल उठेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े नेता जुड़े हुए हैं। हमारे खास पैनल से आपका इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हितेश वाजपेयी, जो वरिष्ठ बीजेपी नेता भी हैं, और साथ ही हमारे साथ विपिन वानखेड़े जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी आपका भी, विपिन जी आपका भी। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीचंद जी आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल हम मध्य प्रदेश से उठा लेते हैं। हितेश जी, नेताजी मुक्ति वाहन यानी कि शव वाहन को रोकते हैं और उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। बाकायदा कैमरे के सामने पीपीई किट पहनवाई जाती है, फिर फोटो निकलवाई जाती है। कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत तीखी प्रतिक्रिया से लेकर आ रही है। सबसे पहले लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दे दें। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है अभिलाष जी, इसमें कोई मुझे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। और जो प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं और उन सबको हम सभी लोग स्वीकार करते हैं और आलोक जी भी इसको स्वीकार करते होंगे। देखिए, आलोक शर्मा जी का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है, पर ठीक है, इस समय हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अन्यथा भी ली जाती हैं। शायद समय अनुकूल भी नहीं है इन बातों को करने का। हो सकता है किसी त्रुटिवश भी ये चीज उनसे हुई हो। उनकी भावना लेकिन अच्छी है, मैं इस बात की उनकी तारीफ करूंगा। हाँ, प्रतिक्रियाएं आपने जैसा बताया बिल्कुल ठीक है, प्रतिक्रियाएं बहुत तल्ख हैं।
जो इस विषय को लेकर आ रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण देखिए अभिलाष जी क्या है कि समाज और पूरा देश राजनीति और लोक व्यवहार की बातचीत से ऊपर उठकर इस समय कष्ट से गुजर रहा है। तो उसको हीलिंग टचेस चाहिए। तो मुझे लगता है अभी उसकी प्रायोरिटी बहुत अलग है और हम सबको भी इसको समझना होगा और हम भी वही बातें कहें जो मलहम लगा सकती है, जो कहीं उपयोगी हो सकती है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इस समय किसी अवसर का लाभ लेना चाहिए या तंज कसना चाहिए या वाहवाही लेना चाहिए। इन तीनों का कोई स्थान नहीं है अभिलाष जी और यही कारण है कि इन तीनों में से कोई भी बात यदि होगी तो समाज उसको रिजेक्ट करेगा। और ठीक है कोई बात नहीं, समाज रिजेक्ट कर रहा है तो इससे नेता सबक भी लेंगे, हम भी सीखेंगे और हम अपने आचरण में सुधार करेंगे। हितेश जी, तारीफ करूंगा आपकी कि इस चीज़ को आपने स्वीकार किया है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग ऐसी लापरवाही पर, मैं गलती नहीं कहूँगा, छोटी सी लापरवाही थी है, लेकिन इस तरह की लापरवाही पर अमूमन बड़ा सख्त और एक अजीब तरह का स्टैंड ले लेते हैं। अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उसे अवॉइड किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं। विपक्ष है, उसे कहने का पूरा अधिकार है। विपिन जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये एक छोटा सा पोस्चर फोटो लेने वाला, ये पूरी की पूरी सत्ता की जो सरकार की जो कोशिशें हैं, आपको लगता है उसकी वानगी है, उस पर पानी फेरता है, या आपको लगता है एक पर्टिकुलर इंसान से कुछ ऐसा चीज हो गई है लेकिन सरकार पूरी तरह गंभीर है कोरोना को लेकर? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर ये समय राजनीति करने का या दिखावा करने का समय नहीं है। ये समय है जनता के मन में जो दर्द है, पीड़ा है, डर है, उसे निकालने का, लोगों को हिम्मत देने का, साहस बनवाने का और साथ ही साथ अपना योगदान देने का। क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि शायद हमारे पूरे जीवन में ऐसा दौर हमने ना कभी देखा था, ना कभी आने वाले समय में देखेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, विशेष तौर पर नेता, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को और जनता को हिम्मत बढ़ाएं और उन्हें सहयोग करें। वो सहयोग चाहे जिस भी प्रकार से करें, लेकिन निश्चित तौर पर फोटो खिंचाना मैं मानता हूँ गलत है। मैं वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। और ये समय राजनीति से ऊपर उठकर बात करने का समय है। हमारे प्रदेश में हालात बेकाबू हैं। हालात बेकाबू होने के बहुत सारे कारण हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरी तब से लेकर आज दिन तक शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के नज़रिए से देखा है। 1 साल हो गया, कोरोना क्राइसिस की कमेटी बनी। कमेटी में कभी विपक्षी दल के लोगों को नहीं लिया गया, किसी भी कांग्रेस के नेता को, विधायक को नहीं लिया गया, सिर्फ द्वेषता की भावना से। और यही उसका परिणाम हुआ। अधिकारी जो शिवराज सिंह चौहान जी को ब्रीफ करते गए, शिवराज सिंह जी भी अधिकारियों के झांसे में आते गए, सिर्फ एक पक्ष की बात सुनते रहे, दूसरे पक्ष की बात कभी सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है या हमारे सिस्टम में क्या कमी है या क्या फेलियर हो रहा है। और उसी का परिणाम हुआ है कि आज कोरोना इतना भयावह रूप धारण कर चुका है। बिल्कुल विपिन जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी भी हैं, रायपुर का छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। सुंदरानी जी, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि अव्यवस्थाएं कई जगह से सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम बहुत युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों से हम निपट सकें। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है, जगदलपुर में प्लांट भी शुरू हुआ है। ये तमाम कोशिशें आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में बहुत साफ नियत से सरकार काम कर रही है या आपको लगता है कि ये दिखावा ज़्यादा है? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से ये समय राजनीति करने का नहीं है जी, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी नहीं है। अगर हम राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को जो हम सुझाव देना चाहते हैं वो भी नहीं लेते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर मृत्यु हो जाए, अस्पताल में जगह न मिले इसके लिए मृत्यु हो जाए, ऑक्सीजन बेड न मिले इसके लिए मृत्यु हो जाए, या वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाया, घर से मरीज निकला, अस्पताल पहुंचा, वेंटिलेटर नहीं मिला, उस कारण से मृत्यु हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन कोई नहीं हो सकता। सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी हम जाने नहीं बचा पा रहे हैं, न ही दवाइयां उपलब्ध कर पा रहे हैं, न लोगों को मदद कर पा रहे हैं। जितने कोविड सेंटर बनाए गए या
जितने भी इन्होंने नए सेंटर बनाए 200 300 बेड के इन्होंने सेंटर बनाए हैं, निश्चित रूप से सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन उस प्रयास का रिजल्ट कितना आ रहा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आती है, इतनी बड़ी तादाद में सरकार दावा करती है मिले, लेकिन किसी गरीब को उपलब्ध नहीं हो पाता। अस्पताल आदमी जाता है, उसे वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता। अस्पतालों के माध्यम से, हॉस्पिटलों के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का काम सरकार ने किया, बड़ा अच्छा काम किया। मैं सरकार कोई कालाबाजारी कर रही है मेरा आरोप नहीं है, लेकिन पैसे वालों को मिल जाता है। 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रही है। आज किसी भी अस्पताल में कोई जिम्मेदारी से ये कोई उठाने को तैयार नहीं कि वो किसी गरीब को अगर कोई तकलीफ आ जाए तो उसको बेड मिल जाएगा। सरकारी तंत्र जितने नंबर दिए जा रहे हैं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है जी। किसी जिम्मेदार अधिकारी को फोन करो तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से बड़ी अव्यवस्था, शव अदला बदली हो जा रहे हैं। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासनिक ढांचे को भी अगर मजबूती से अगर ये लोग काम नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं यह अव्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में फैल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। असुरक्षा का माहौल हर इंसान के मन में है। जो घर में बैठा उसके मन में भी अविश्वास का माहौल है, जो बाहर है, जो अस्पतालों में है, वो भी अपने आप को। मैं एक बात अभिलाष जी और कहूंगा, कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, दहशत से ज्यादा मर रहे हैं, असुविधाओं से ज्यादा मर रहे हैं। कहीं न कहीं हौसला भी बढ़ाने की जरूरत है। आज के युग में हम सभी लोग मिलकर, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले या प्रेस जगत से काम करने वाले लोगों का, हम सबका एक ही कर्तव्य है कि आम आदमी। सुंदरानी जी, आऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी, कोरोना से कम मर रहे हैं, अव्यवस्थाओं से लोग ज्यादा मर रहे हैं। हालांकि इस वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन अगर कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो उनको तो सुधारा जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि कोरोना से कम और अव्यवस्थाओं से ज्यादा लोग मर रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, ये जो परिस्थितियां हैं चिंताजनक तो है निश्चित रूप से, इसमें कोई वह ये है जो कोरोना का आक्रमण हुआ है, दिन दुना रात चौगुना के रफ्तार से बढ़ रहा है। हमारी टेस्टिंग भी बढ़ रही है, वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है, इंतजाम भी बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद जो मरीजों की संख्या है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि पिछले दफा जो कोरोना आया था, उस बार से इस बार का कोरोना का ट्रेंड थोड़ा दूसरे किस्म का है। इस बार अधिक से ज्यादा लोगों में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और मृत्यु दर भी इसीलिए बढ़ रहा है। अब देखिए, सरकार जो है अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जो कोरोना जो कोविड सेंटर है उसमें काम करने वाले डॉक्टर हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं या लॉकडाउन के लिए पुलिस वाले हैं, प्रशासन के लोग हैं, तमाम लोग अपने तरफ से जी जान से प्रयास कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है मिश्रा जी, ये समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, चाहे प्रशासन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे चिकित्सालय में, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपदा को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उनकी संवेदनशीलता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में कुछ घटनाएं जरूर हो जाती हैं जो बहुत ही दुखद है। ऐसी परिस्थिति में मैं भी किसी के ऊपर लांछन लगाने के ऊपर, किसी के ऊपर आरोप लगाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ये पूरी मानवता के ऊपर भयंकर संकट की स्थिति है और इस संकट से हम सभी लोगों को अपने सीमित संसाधनों में जो हमारे पास है और अपनी संवेदनशीलता के साथ जो जहां है वो उसको, जिसके पास जो जिस किस्म की कुशलता है, जिस किस्म के साधन है, उन सारे साधनों से लोगों के जीवन बचाने के लिए आगे आए। यही अपील हम कर सकते हैं, यही आग्रह कर सकते हैं और यही आज की आवश्यकता है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार हितेश जी के पास चलता हूं। हितेश जी, बड़ा गंभीर आरोप लगाया। विपिन जी ने कहा कि 1 साल पहले आप लोगों ने एक कोरोना क्राइसिस कमेटी बनाई और सियासत का असर इतना ज़्यादा है कि उसमें एक भी विपक्ष को आपने किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया, उनसे बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझा। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि सियासत का वक्त नहीं है, दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए जो टीम बना रहे हैं, जो टास्क फोर्स बना रहे हैं, उसी में आप सियासत कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है एक बड़ी स्थिति बड़ी भयावह है और ऐसी स्थिति में जैसे आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दोनों पैनल बैठाए हैं, तो आपको मेरी और सुरेंद्र जी की बातें एक जैसी लगेंगी और सुंदरानी जी की और विपिन
की एक जैसी लगेंगी। बिल्कुल सुरेंद्र तो सुरेंद्र जी, हितेश जी, मैं यहाँ आपकी बात को ऐड ऑन कर देता हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी जो हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, और हमने जब सवाल उठाया तो हालांकि अगले दिन सरकार ने बुला ली वो बैठक। मैं बस अगली बात पे आ रहा हूँ। तो इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, सजग विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हो या विपिन जी हमारे सामने आज बैठा। वो कोई भी बात ऐसी बताते हैं जिससे जो सिस्टम में कमी है, तो भाई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। और हमने तो ये भी देख लिया है कि सिस्टम और संसाधन इस महामारी के आगे छोटे पड़ गए हैं। तो कोई यदि ये बोल रहा है कि नहीं व्यवस्थाएं पूरी नहीं है तो गलत नहीं बोल रहा है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को। लेकिन साथ ही साथ हमको संसाधनों की कमी को संवेदनाओं के आधिक्य से जीतना पड़ेगा, कि कहीं ना कहीं इसमें हमको सिस्टम को और सरकार को खासकर संवेदनाएं नहीं छोड़नी होंगी, हिम्मत नहीं छोड़नी होगी। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजों का समावेश करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे समझ में आती है कि देखिए, आपका पैनल तो बहुत अच्छा पैनल है, और दोनों विपक्ष के नेताओं ने, हमारे यहाँ पर विपिन जी ने और सुंदरानी जी ने सरकार की कमी को रखा, लेकिन लड़ने के लिए नहीं रखा। लड़ने के लिए आज भी हमारे सामने कोरोना खड़ा हुआ है। और सच है, फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा ये बात, कि कोरोना के इस आधिक्य के आगे हमारे संसाधन, हमारी तैयारी, उसमें खामियां रही हैं, छोटे पड़ गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी संवेदनाएं बढ़ा दें, पक्ष विपक्ष सब मिलके हम कहीं ना कहीं विपक्ष हमारी कमियों को भी बताए, उसके साथ साथ हम भी आगे बढ़कर उन कमियों को दूर करते हुए विपिन जी इसको पूरा करेंगे। दो बड़े टास्क आपके सामने आ रहे हैं विपिन जी। एक है 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। देखिए, जिस दिन हम 75% वैक्सीनेशन कर लेंगे, उस दिन हम विपिन जी इस बीमारी पर बहुत ज्यादा हम कंट्रोल में ले आएंगे, जिसको कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से। तो क्यों ना हम अपनी अपनी विधानसभाओं में, चाहे कांग्रेस के एमएलए हो चाहे बीजेपी के एमएलए हो, हम सब आगे आके प्रोत्साहित करके इस काम को करें। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जैसे शिवराज जी ने आज ही निर्णय लिया है विपिन जी, कि 3 महीने का राशन, देखिए गरीब तबका नहीं मर जाए, जिसकी तरफ सुंदरानी जी ने भी थोड़ा सा इशारा किया, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। 3 महीने का राशन अग्रिम दिया जा रहा है। तो आप बहुत सजग विधायक हैं, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप जैसे विधायक अपने क्षेत्र में निगरानी भी रखें, क्योंकि देखिए शिवराज जी इस समय जिनकी तरफ सुरेंद्र शर्मा जी इशारा कर रहे हैं, अवसरवादी लोगों पर हो सकता है उनकी नजर ना रह पाए, क्योंकि उनकी भी सीमाएं हैं। और इस समय लोग आपदा में अवसर भ्रष्टाचार का ढूंढ ही लेते हैं। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर जनप्रतिनिधि बड़ी मुस्तैदी से नजर रखें। विपक्ष के विधायक कम से कम इसमें हमारी मदद करेंगे। ठीक है, आप आलोचनात्मक रूप से रखना, लेकिन मैं तो आपसे आग्रह करूंगा आगे बढ़कर कि आप भी इस पर नजर रखिए, आप अपने तरीके से बात रखिएगा, लेकिन हम भी उसमें सुधार करेंगे। अल्टीमेटली आप सभी विधायक गण सरकार का ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सब लोग उसको, विधानसभा को बनाते ही इसीलिए हैं कि अल्टीमेटली हम जनता का भला कर सकें। हितेश जी, वाकई में आज बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। हितेश जी, मुझे बहुत खुशी है कि हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक तरह की बात कर रहा है, लेकिन जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी बात करता है, यानी कि जनता की बात करता है, तो जरूरी नहीं कि जनता हर वक्त सही हो। हमारा जो टैगलाइन है वो यही है, आपकी बात, लेकिन इसके आगे हम बोलते हैं सच के साथ। तो हम जरा जनता की संवेदनाओं से जुड़ी वो 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जिसमें एक तरफ लाश को कांधा देने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, वहां पर एक लाश पड़ी रहती है और पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेते हैं। हालांकि उनकी जान की कीमत है, हम सब समझते हैं, लेकिन ऐसी संवेदनाहीन तस्वीरें हमारे समाज में दिखती नहीं हैं। और एक तस्वीर हम वो भी दिखा देते हैं जब कोरोना के इस काल में भी किस तरह से धार में बारातें निकल रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जिसमें धार की जो डांस करने की तस्वीरें हैं वो भी हमारे दर्शक देख लें। और साथ ही साथ ये देखिए, एक शव पड़ा हुआ है जिसे कांधा देने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद प्रशासन को बताया गया और पीपीई किट पहन करके फिर लोग आए और उस महिला को अंतिम संस्कार उनका बमुश्किल किया गया। इसके साथ एक तस्वीर वो भी है जिसमें लोग अपनी खुशियों में संवेदनाएं भूल जाते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा में जनता को लिए भी हम ये जनता से अपील करेंगे और उनके लिए संदेश भी है कि आप प्लीज़ ये सब ना करें। ये देखिए, एक तरफ लाशें उठाने के लिए लोग नहीं हैं, दूसरी तरफ बिना मास्क के ये सब चल रहा है। हालांकि प्रशासन की भी इसमें बड़ी लापरवाही है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। धार की ये तस्वीरें हैं
एक बारात की बताया जा रहा है, ये तस्वीरें हैं, शादी या किसी भी समारोह की तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन बेहद अफसोसनाक ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोरोना विस्फोट होता है तो कितने लोगों की जान जा सकती है। मासूम बच्चे इसमें हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग हैं, और प्रशासन की आंखों से ये सब चीजें अभी भी बच रही हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जनता से भी हमारी अपील है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आ सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, और जनता अगर साथ नहीं देगी तो देखिए हम ये लड़ाई इसी तरह से हारते रहेंगे। हमें जीतना है तो साथ आना होगा। विपिन जी के पास मैं दोबारा चलता हूं। विपिन जी, क्या वजह आपको लगती है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, क्या अभी भी समाज में जागरूकता की कमी है या कोई और वजह आपको लगती है? जागरूकता की कमी नहीं, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है जी। और विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में तो जागरूकता है ही नहीं। ग्रामीण अंचल में आज भी लोग जो कोरोना की वास्तविकता और कोरोना का जो रूप जो हम लोग देख रहे हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आम नागरिक उससे अछूते हैं। और इसीलिए मेरा सुझाव है इसमें प्रदेश सरकार को कि हमारे जितने भी पंचायत सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इन सब लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर जागरूकता लाने की। ग्रामीण क्षेत्र का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो 5 से 10 दिन अपने घर पर ही निकाल देता है, और जब तक वो बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं कर लेती है तब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। और वो अस्पताल इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आम सर्दी खांसी है, या फिर उनके मन में डर है कि हम अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में हमारे साथ न जाने क्या व्यवहार किया जाएगा। तो इस डर को निकालने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और मैं फिर से अपनी बात को पूरा करने जा रहा हूं। मैं आज न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। उन्हें तत्काल प्रभाव से कमलनाथ जी से चर्चा करना चाहिए और सभी विपक्षी दल के विधायकों को बुलाकर एक बैठक करना चाहिए, ताकि सिस्टम में जो फेलियर है या जो ऐसे बिंदु हैं जो उनके संज्ञान में अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो सभी बिंदु उनके संज्ञान में आए और किस प्रकार से हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें, इसके लिए ये सकारात्मक पहल होनी चाहिए। ऐसा मेरा न्यूज़ 24 के माध्यम से शिवराज सिंह जी से अनुरोध है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि हितेश जी चूंकि हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद। तो हितेश जी, ये तो बहुत जायज़ सी बात है कि कम से कम विपक्ष को इतनी बड़ी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो विपक्ष को साथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि वहाँ से भी आते हैं। मतलब थोड़े बहुत 20, 22, 23 विधायकों का आंकड़ा इधर उधर है, बाकी काफ़ी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ के विधायक भी करते हैं। तो इस लड़ाई में उनको छोड़कर के आप लोग ना बढ़ें, क्योंकि इससे हमारी लड़ाई कमज़ोर होती है। क्या कहेंगे हितेश जी आप? बिल्कुल अविनाश जी, मैं विपिन जी को बहुत एडमायर, मैंने जैसे पहले भी बताया जी। मतलब ऐसे विपिन जी, सुंदरानी जी, सुरेंद्र जी, ऐसे यदि लीडर्स हो तो कोरोना की क्या बिसात है साहब, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और चूंकि आपका चैनल दोनों जगह बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, तो मैं तो दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने विपिन जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि क्यों ना हम एक विधायकों की वर्चुअल बैठक रख ले मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि देखिए सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होती है फिजिकल इकट्ठा करना 20 से ज्यादा, तो वो तो नहीं हम करेंगे, लेकिन वर्चुअल बैठक बिल्कुल विपिन जी, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। मैं भी इस बात को आगे पहुंचाऊंगा। बाकी न्यूज़ 24 साहब बहुत ताकतवर चैनल है, तो दोनों मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए मुझे लगता है आप लोगों की वर्चुअल बैठक करें। आप लोगों के विधायकों के इनपुट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं सहमत हूं आपकी पूरी बात से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इसका सकारात्मक हल आपको मिलेगा। सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि ये जरूरी चीज है और होना चाहिए, क्योंकि हम विपक्ष को भी साथ लेकर चलें ताकि इस लड़ाई को पूरी तरह से हम फाइट कर सकें इसमें कोरोना से? निश्चित रूप से, इसीलिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और सर्वदलीय ही नहीं बल्कि समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को बुला करके बातचीत किया और सबको एक साथ लिया। दरअसल में अभी आपने दो जो विजुअल बताया, दिखाया, इन दो विजुअल के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। बात तो कुछ राजनीतिक की आती है, मगर राजनीतिक बात आज मैं करना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो बहुत जरूरत से ज्यादा डरे हुए लोग हैं, ऐसे लोग 100 को कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं, अपने घर से बाहर निकलने के भी तैयार नहीं, झांकने के लिए भी तैयार नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो सूचना है या ज्ञान है या जो समाचार है, जिस तरह से उनको अवेयरनेस होना चाहिए, जिस तरह से उनको सावधानी बरतने की जानकारी होनी चाहिए, वो उन तक पहुंचा नहीं है, तो वो शादी में, बारात में नाच भी रहे, गा भी रहे
और खतरा को अपने ऊपर अधिक से अधिक तादाद में बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एकमात्र तरीका ये है कि दो तरह की बातें हैं। एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से एक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भय पैदा हो रहा है। लगातार जो अनर्थकारी सूचनाएं आ रही हैं, मृत्यु के समाचार आ रहे हैं, श्रद्धांजलि के समाचार आ रहे हैं, या अस्पतालों में दुर्व्यवस्था की जो सूचना आ रही है, इससे बहुत सारे लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं, अस्पताल जाने से डर रहे हैं और खतरा को और बढ़ा रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सरकार आपकी है भाई, ये जो डॉक्टर हैं, ये जो प्रशासन है, ये सब आपके हैं, आपके घर के लोग हैं। कोई अंग्रेज इस देश को शासन नहीं कर रहे हैं, चाहे इस दल के हों चाहे उस दल के हों। आपकी मौत उनके लिए सुखदायी नहीं हो सकती। आपकी सुरक्षा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप सरकार पर विश्वास रखिए। सुरेंद्र जी बहुत माफी के साथ क्योंकि आज बहुत अच्छा डिबेट जा रहा है जैसा मैं चाह रहा था, लेकिन चूंकि अब ये बात आई है और आपने रखा है कि सरकार उनकी, मैं एक तस्वीर और छत्तीसगढ़ की भी दिखा देता हूं, जिसमें एक एम्बुलेंस कोविड सेंटर के बाहर खड़ी हुई है और उस एम्बुलेंस में एक महिला एक पुरुष को लेकर के परेशान नजर आ रही है। वहां पर वो काफी देर खड़े रहे, लेकिन डॉक्टर कर्मचारियों ने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है, और उस एम्बुलेंस या उस गाड़ी में वो मरीज पड़ा रहा और उसका क्या अंजाम हुआ आप और हम बेहतर जानते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को बेहतर पता है इस खबर के बारे में। ये देखिए, एम्बुलेंस में एक इमरजेंसी के बाहर एक गाड़ी में एक शख्स लेटा हुआ है, एक महिला उसे गर्मी में हवा कर रही है अपने आंचल से, और इमरजेंसी के बाहर ये पड़ा रहा काफ़ी देर तक। जिला कोविड सेंटर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये कहाँ की तस्वीरें हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, कोरबा की ये तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर आप एक तरफ अपील है सरकार की, मीडिया के जरिए अगर वो लोग जागरूक होकर के पहुंच भी रहे हैं तो इस सिस्टम को तो सुधारना होगा। जिला कोविड अस्पताल है ये, मतलब छोटा अस्पताल भी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, लेकिन जिला स्तर पर इस तरह की लापरवाही, डॉक्टर साहब नहीं है तो मरीज को अंदर ही नहीं लिया, वो गर्मी में पड़ा रहा वहाँ वो मरीज, और उसके बाद कैसे फिर आप पर भरोसा होगा सिस्टम पर। ये देखिए तस्वीरें, करुणाजनक दृश्य है जी। और मैंने जैसे अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर लोग तो अपनी जान जोखिम में डाल के 20-20 दिन 25-25 दिन से घर नहीं गए हैं डॉक्टर लोग, बिल्कुल, और वहीं कोविड सेंटर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मगर कुछ जगह ऐसी भी है, इस तरह की शिकायतें नहीं मिली है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गलत दिखा रहे हैं ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में सभी को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, अपने दायित्वों के प्रति अधिक सजग होने की आवश्यकता है, और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपको अगर डॉक्टर का पेशा मिला है तो मानवता की रक्षा के लिए मिला है, आपको अगर प्रशासनिक अधिकार मिले हैं तो जनता की सुरक्षा के लिए मिले हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए मिले हैं। आपकी सरकार बनी है इस बात के लिए बना है कि आपात परिस्थितियों में जनता की सुरक्षा, उनकी सुविधाओं, उनके भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और इस जिम्मेदारी को हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह समझती है। मैं भी महसूस करता हूँ, मगर एक मनुष्य के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज एक इतना बड़ा संकट है, इस संकट के बारे में किसके ऊपर आरोप डालें, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। एक दिन सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है कि अब हवा में भी फैल रहा है। ये दहशत पैदा हो रहा है मिश्रा जी, बहुत डर है लोगों के अंदर, और इस तरह की घटनाएं जो सुनने को मिलती हैं इससे लोगों के अंदर और अधिक डर पैदा होता है। मेरा निवेदन यही है कि सभी लोग अपने अपने दायित्व का ठीक से पालन करें और अपने मनुष्यता के कर्तव्य से पीछे न हटें, इस बात का निवेदन मैं करना चाहूंगा। सुनरानी जी, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में तमाम चीज़ें ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं? जो 4-5 दिन पहले हालात थे उसको अब सरकार ने कुछ हद तक काबू में किया है। वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, अब तो ये कहा जा रहा है कि 18 साल से कम ज़्यादा उम्र वालों को भी लगेगा। जो पुराना आंकड़ा था 45 साल से ऊपर वाले, 40 साल से ऊपर वाले, 45 साल से ऊपर वाले, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पर्याप्त काम हो चुका है? जो एक नया वो दे दिया गया है, ये महज शगुफा है लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के मामले में तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से बहुत आगे चल रहा है। 50 लाख से अधिक लोग, मतलब 1/4 करीब 40% जनता वैक्सीन लगा चुकी है, और निश्चित रूप से एक नया शुभ संदेश आया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। तो कहीं न कहीं एक अच्छा निर्णय हमारे सामने आया है। लेकिन जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास सरकार ने किया है, व्यवस्थाएं बनाने का काम सरकार ने किया है, लेकिन जिस क्रियान्वयन एजेंसी है जो इस व्यवस्थाओं को ठीक करेगी, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो,
चाहे डॉक्टरों का हो, चाहे स्टाफ का हो, और कहीं न कहीं उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कराना पड़ेगा, जिस प्रकार हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जनता का डर होता है, जनता के बीच जाने का उसको कई बार अवसर आता है, इसलिए वो जनता से डरता है। तो ये बात अधिकारियों में भी होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी होना चाहिए। आज हमें कोई फ़ोन करता है तो हमें ज़िम्मेदारी पूर्वक उसके लिए बेड की व्यवस्था के लिए सारी कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन एक अधिकारी को अगर कोई ज़िम्मेदार जनप्रतिनिधि फ़ोन करे और अधिकारी वो ज़िम्मेदारी न ले या अधिकारी गंभीरता से न ले, या तो वो ये सिस्टम में ये मान चुके हैं कि अब हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अब भगवान भरोसे छोड़ दें, जो ईश्वर को करना होगा करेंगे। तो इस प्रकार की भावना लेकर अगर कोई प्रशासनिक अमला काम कर रहा है तो निश्चित रूप से दुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। तो मेरा तो उनसे भी आग्रह है, मैं तो निवेदन ही करूंगा एक नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक दल के जिलाध्यक्ष होने के नाते, कि प्रशासनिक अमले को भी उतनी गंभीरता से लेना चाहिए जितना राजनीतिक दल के कार्यकर्ता गंभीरता से ले रहे हैं। उनको सुनना चाहिए, उनके पेशेंट जितने भी हों उनको स्थान मिलना चाहिए और जिनको जो इलाज की आवश्यकता है वो मिले। ऐसा न हो कि अप्रोच वाले लोग अस्पतालों में भर्ती हो, उनको उतने सिम्टम्स ना हो, जो निश्चित रूप से हकदार हैं अस्पताल जाने के, उनको बेड न मिले। ये स्थिति भी हो रही है अभिलाष। बिल्कुल। विपिन जी, आपको भी लगता है कि लापरवाहियां तो अभी भी हो रही हैं अस्पताल में, और दवाओं की सुविधाओं की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दूसरी तरह की चीज़ों की कमी है, आपको लगता है? क्योंकि आप वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपको फीडबैक देते होंगे, आपके पास तमाम चीज़ें आ रही होंगी। कितना आपको लग रहा है कि प्रशासन को अभी और चुस्त और दुरुस्त होने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, ये परिस्थितियाँ बनने का सबसे बड़ा कारण ही जिले के प्रशासन है। जिले के प्रशासनों ने मुख्यमंत्री जी को सही फीडबैक नहीं दिया, बातें छुपा कर रखी, और आज भी कई जिले के ऐसे प्रशासन हैं और अधिकारी हैं जो सरकार को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिनकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही है। हर अधिकारी सिर्फ अपनी वाहवाही कराना चाहता है, अपनी बुरी बातों को छुपा कर रखना चाहता है। कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर के सामने सच्चाई को जाने दूं। इसी वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये काम अधिकारी का या किसी पद का या प्रतिष्ठित व्यक्ति का नहीं है। ये काम है कमिटमेंट का, डेडिकेशन का। जिसके मन में समर्पण की भावना होगी, जिसके मन में अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण होगा कि मैं चाहे भले मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे क्षेत्र की जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये डेडिकेशन जिसके अंदर है, वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। वो लोग आज भी रोज घरों से निकलते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें निपटाने का प्रयास करते हैं। आज इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के नेता हैं, लेकिन उनके मन में इंदौर के प्रति कमिटमेंट था। उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करी। संजय शुक्ला के मन में जनता के प्रति भावना है, वो रोज घर से निकल रहे हैं, रोज हॉस्पिटलों में घूम रहे हैं, कोविड सेंटर में जा रहे हैं। तो ये काम कमिटमेंट का काम है, और इसके लिए जिन जिन लोगों के अंदर कमिटमेंट की भावना है, उन लोगों को मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी चाहिए, आगे की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि आप काम कीजिए। कैसे हम सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री जी पीसी शर्मा जी को, भाजपा ने पीसी शर्मा जी को आगे जिम्मेदारी दीजिए, विश्वास सारंग जी को माने विश्वास सारंग जी को जिम्मेदारी दीजिए। जिन लोगों के मन में जनता के प्रति भावना है, वो लोग इस काम को निभाएंगे और इस संकट को खत्म करके देंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल, क्योंकि हर जगह हालात खराब हैं। मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर में हालात खराब है या भोपाल में हालात खराब है या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हालात खराब हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा कि मुझे इस समस्या से निपटना है, ये मेरे लिए एक टास्क है, मेरे जीवन का टास्क है, और मुझे इस टास्क को पूरा करना है, जनता की समस्या को खत्म करना है, निश्चित तौर पे भले 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना भले समय लगेगा, भले कुछ कमियां रह जाएगी, कुछ अच्छी बुरी बातें होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उसका फायदा जनता को मिलेगा। बिल्कुल। हितेश जी, आपके पास आता हूं। सेना की मदद की बात कही गई है, क्या आपको लग रहा है कि अभी और भी ऐसी पहल की ज़रूरत है, चाहे दूसरे संसाधन हैं? हालांकि रेलवे से भी आपने मदद मांगी, जिसका बहुत सकारात्मक असर हुआ है, और ऑक्सीजन रेलवे के जरिए आएगी। तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे और कदम उठाए जाने बाकी हैं।
देखिए अभिलाष जी, कदम तो बहुत उठाए जाने हैं। मैं फिर आपके सामने बिल्कुल खुलेआम स्पष्ट कर देता हूँ कि संसाधन कोरोना की महामारी के सामने कम पड़ रहे हैं, छोटे पड़ रहे हैं, कमियों के साथ में, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम अपनी इच्छा शक्ति, प्रयास और संवेदनाओं के आधिक्य से ही इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ तो एक एक मुट्ठी कहीं से भी कुछ मिल सकता है, तो वो बिल्कुल जनता के लिए इस लड़ाई में हमको आगे आके करना होगा। चाहे सेना की बात हो, समाज सेवी संस्थाओं की बात हो, कई लोग निकल कर आए हैं, और इसीलिए मेरा कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष मिलकर ही इसको लड़के ठीक कर पाएंगे। हितेश जी, लेकिन एक शिकायत क्यों आ रही है हितेश जी? चूंकि हम देख रहे हैं, हम लगातार पहले दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम से एक्सेलरेट आप लोगों ने किया है, सरकार ने कोशिशों को किया है, खासतौर से दमोह चुनाव का दौरा जब से कैंसिल किया शिवराज जी ने, जब उन्हें लगा कि अब बहुत ज़्यादा स्थिति विकट होने वाली है, वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन जनता के मन में वो भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा? क्या एग्जीक्यूशन में आपको लग रहा है कि जो संसाधनों की कमी है उससे ज़्यादा भारी पड़ रही है एग्जीक्यूशन में, जो नीचे क्रियान्वयन होना चाहिए उसको लेकर? लोग अस्पताल जा रहे हैं तो उनके पास बेड नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूचना सही ढंग से मिल नहीं पा रही, कैसे कहां जाएं? हमने देखा कल होशंगाबाद की एक महिला की तस्वीर थी जो हाथ जोड़ के पूछ रही थी कि मुझे डॉक्टर ने कह तो दिया मैं पति को आईसीयू ले जाऊं, लेकिन कहां ले जाऊं? भोपाल में किस जगह आईसीयू मिल सकता है? मुझे कोई बताने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं यहां से ले जाइए, ये यहां पर बच नहीं सकते, इन्हें आप आईसीयू में ले जाइए भोपाल। लेकिन अब जो एक सूचना का अभाव है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कोशिशें विफल हो रही हैं और जनता के मन में भरोसा पैदा नहीं हो पा रहा। इस लेवल पर अगर काम किया जाए तो शायद बेहतर होगा जनता के लिए भी। देखिए सुंदरानी जी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, उसके विस्तार में मैं आपकी इस बात को प्रकाशित करता हूं कि हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो न महामारी के लिए तैयार है और नॉर्मल फंक्शनिंग में ही वो चुनौतीपूर्ण है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो आप सोचिए इस युद्धकाल जैसी परिस्थितियों में उसकी अपनी कमियां तो और बड़े होकर हमारे सामने आएंगी। चाहे आप जो दिखा रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं कि असत्य है, तो ये बात सच है। और आज की डेट में जैसा विपिन जी बता रहे हैं, शर्मा जी, सुंदरानी जी, कि साहब आप एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि, प्रवक्ता, पार्टी के नेताओं को तो फोन लगा सकते हो आप, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को अब अभी आज की स्थिति में नहीं लगा सकते। तो जिस दिन हम उनकी संवेदनशीलता और कार्य क्षमता, कुशलता, ये कोरोना ये भी सिखा रहा है कि आपको प्रशासनिक अमले को भी तैयार करना होगा उन परिस्थितियों के लिए। तो ये अनुभव मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में ही हो गया था, लेकिन मुझे लगता है सेकेंड वेव में भी यदि हमने इस बात को नहीं सीखा, और पूरे देश के लिए कह रहा हूं मैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जो प्रशासनिक सुस्तता रही है, उन्होंने, देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत कम लाइन में नेगेटिव बात बोलते हैं, वो नेगेटिव इतनी आसानी से बोलते नहीं है, लेकिन यदि उनको ये प्रशासनिक सुस्तता शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा तो आप सोचिए कि उनके कितने भारी मन से उन्होंने देश के सामने एक परिस्थिति रखी होगी। तो बिल्कुल आपका सोचना ठीक है कि हमको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, इसमें भी कहीं ना कहीं उन्नयन और उत्कृष्टता लाने की जरूरत है, संवेदनशीलता लाने की जरूरत है, जिसका भारी अभाव हम कह सकते हैं हमको देखने में आ रहा है। और वो खुद भी बेचारे परेशानी में है इस बात को लेकर, क्योंकि वो लोग इस प्रकार के माहौल में काम करने के लिए वो भी तैयार नहीं है, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे, तो हमें उनको करना होगा, हमें मोटिवेट करना होगा। जैसे विपिन जी तैयार है, शर्मा जी तैयार है, सुंदरानी जी तैयार है, आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हो, ऐसे हमको प्रशासनिक अमले को भी तैयार करना होगा, इंक्लूडिंग मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी पर्सनल को, कि इस प्रकार की परिस्थिति में हमको अपना आचरण, व्यवहार, काम कैसे करना है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि सरकार की कोशिशें तो काफ़ी हैं और काफ़ी हद तक हम उससे इन तमाम चुनौतियों से काबू भी पा सकते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है नीचे का, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर आकर के चीज़ें थोड़ी शिथिल हो जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है सुरेंद्र जी ऐसा? देखिए, वो एक बात तो है कि मतलब मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हर तरह के लोग होते हैं और ज्यादातर ऐसे लोग नहीं है, ज्यादातर लोग तो संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, मगर होता ये है कि सफेद कपड़े में एक छोटा सा दाग भी बहुत दूर से दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक चीज तो अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है, दूसरी बात ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो पूरी तरह पारदर्शी हो। यानी अगर मरीज जाता है या उसके लोग जाते हैं या मीडिया जाती है या कोई भी जाता है, तो हर बात की जानकारी उनको होनी चाहिए कि कहाँ कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोगों को के बेड हॉस्पिटल हमको बेड उपलब्ध है, कितना ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, कितना वेंटिलेटर उपलब्ध है, कहाँ पर किसको क्या सुविधा मिल सकती है। होम आइसोलेशन वालों से प्रत्येक दिन लोग, कोई जिम्मेदार लोग, जानकार लोग बात करें, उनको दिलासा दें, उनका मनोबल बढ़ाएं,
उनको समय समय पे पूछें कि क्या आपने ये दवाई खा ली, नहीं खा ली, उनके घर जाना जरूरी नहीं है। मगर ये इन सारी चीजों से क्या होगा, एक मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ने से, और दूसरी बात एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक रूप से समाज को एक बढ़त देने की आवश्यकता है। जो मनोबल टूट रहा, किसी को बुखार आता है, उसको उतने में लगता है कि अब तो मेरे को कोरोना हो गया, अब मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को दूर करने के लिए हमारा हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश रहा है। हमको उन विषयों के संबंध में काफी चर्चाएं करनी चाहिए, उन विषयों के संबंध में बात करनी चाहिए, उन संस्कारों के विषय में बात करनी चाहिए, और मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। और मनोबल को ऊंचा रख करके, इसके पहले भी 1920 में महामारी आई थी, उसके पहले कालरा हैजा के बारे में हमने सुना है। इस बीच में देश की स्वतंत्रता के बाद चेचक से, मलेरिया से, पोलियो से, न जाने कितनी बीमारियों से इस सरकार ने, इस देश ने विजय पाई है। कोरोना से भी हम विजय पाएंगे। अभी अपना मनोबल बनाए रखें और पूरी सिस्टम को जितना अधिक पारदर्शी किया जा सके, किसी को जानकारी लेने में, किसी को जानकारी देने में किसी किस्म की कोताही ना हो, तो ज्यादा मेरे ख्याल से सुचारू रूप से ये सिस्टम काम कर सकता है। बिल्कुल। सुंदरानी जी, चूंकि आपके पास सत्ता में रहने का बड़ा लंबा अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ में, अगर आपसे 2-3 पॉइंट बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूँ, क्या सुझाव आप देंगे खास तौर से हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उससे सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि देखिए प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों की कमी पहले ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, नर्सिंग स्टाफ की कमी पहले ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। तो कोई सुझाव है जो सरकार को आप दे सके न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से? देखिए, ऐसा कोई एक ऐप बनाया जाना चाहिए जिसमें ये पता चले कि किस जगह पे कितने बेड खाली है। कम से कम डेली की एक जो जिसको किसी को बेड चाहिए तो वो उस ऐप में डाले, जो कोई मरीज है वो अपनी रिपोर्ट डाले, बेड की डिमांड करे, और सरकार के तरफ से उसको जानकारी मिल जाए कि अमुक अस्पताल में जाने से आपको बेड मिल जाएगा। आपका ऑक्सीजन लेवल 85-90 के बीच में है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका ऑक्सीजन लेवल 50-60 पे आके रुक गया तो उसको कहाँ जाना चाहिए, और कहाँ उपलब्धता होगी। नहीं तो दिन भर हर व्यक्ति अस्पतालों के ही चक्कर काटता और अंत में उसे पता चलता है कि बेड कहीं नहीं मिला और वो सांसें छोड़ के चला गया। ये स्थिति से बचने के लिए सरकार को कम से कम प्रशासनिक स्तर पे एक ऐसी व्यवस्था हर जिले में करना चाहिए, हर शहर में करना चाहिए, ताकि आम आदमी को घर बैठे ये जानकारी हो जाए कि मुझे इस लेवल पे जाना है तो मुझे कहाँ जाना है, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे सामान्य कोरोना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं होम आइसोलेशन में हूं तो मुझे क्या बिल्कुल सुंदरानी जी, ये सारी जानकारी प्रशासनिक स्तर पे देनी चाहिए। जी बिल्कुल। विपिन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई सुझाव है? जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि पंचायत स्तर के अधिकारियों को कम से कम जागरूकता लाने के लिए, जन जागरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपको लगता है क्या कोई तरीका हो सकता है जो सरकार ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है? देखिए, मेडिकल व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के मैं पूर्ण रूप से समर्थन में हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो लोग भी अपने और अपने परिवार की जान दांव पर लगाकर सेवा कर रहे हैं। तो मेरा उनको पूरा समर्थन है और सभी लोगों को उनमें समर्थन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। नहीं समर्थन, देखिए विपिन जी बिल्कुल समर्थन मैं उनके सपोर्ट के लिए ही बात कर रहा हूं कि उनको और क्या मदद हम दे सकते हैं अपने सिस्टम से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, सारी उम्मीदों का बोझ है, सारी जिंदगियों का बोझ है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने की। आज अगर कहीं कमी है, एक आम आदमी के मन में घबराहट है, तो घबराहट इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है। हॉस्पिटल में जब भर्ती हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता नहीं है। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की खाना पूर्ति की जानी चाहिए। इनकी खाना पूर्ति की जाने से निश्चित तौर पे जनता के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के मन में जो डर है, एक मरीज के मन में जो डर है वो डर खत्म होगा। आम तौर पर जो रोज सुपर स्पेशलिटी सेंटर हो या कोविड सेंटर हो, वहां से जो शिकायतें बाहर आती हैं वो शिकायतें बाहर आना बंद होगी। लोगों के मन में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम भर्ती होने जाएंगे तो हमें असुविधा नहीं होगी। विपिन जी, क्या आपको लगता नहीं विपिन जी कि ऐसा वक्त आ गया है कि प्राइवेट अस्पतालों का जरूरत पड़ती है जहां ज्यादा केस हैं, पूरी तरह अधिग्रहण कर लेना चाहिए और वहां पर सरकारी अस्पतालों से सीधे रेफर कर दिए जाएं मरीज, क्योंकि खर्चा तो सरकार उठा ही रही है?
अगर जरूरत पड़ रही है, बिस्तर कम है, सुविधाएं कम है तो मैं तो बोलता हूँ प्राइवेट अस्पताल अधिग्रहण कर लेना चाहिए, मैरिज गार्डन अधिग्रहण कर लेना चाहिए, तमाम होटलों को अधिग्रहण कर लेना चाहिए और सब जगह कोविड सेंटर बना देना चाहिए। नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट किया जाए और जनता की सेवा में लगाई जाए। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी सुंदरानी जी, आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? बहुत संक्षेप में सुंदरानी जी। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, ये मांग बहुत दिनों से हो रही है, हालांकि 50% बेड आपने आरक्षित कर दिए हैं, लेकिन दिक्कतें वही हैं कि जब प्राइवेट अस्पताल में जाता है मरीज तो फिर वो प्राइवेट अस्पतालों के हवाले हो जाता है। इस सिस्टम को थोड़ा सुधार लें। इसमें हम सरकारी तरफ से अगर जिला मुख्यालय में नहीं है, जिला मुख्यालय के अस्पताल में नहीं है बेड, तो वहीं से रेफर कर दिए जाएँ सीधे प्राइवेट हॉस्पिटलों को, सरकारी उसको रेफर कर दे। ये क्यों नहीं हो जाता छत्तीसगढ़ में? ऐसा भी हो सकता है और सरकार अपनी तरफ से कई जगह कई स्थानों पर, जैसे रायपुर नगर निगम में एक स्टेडियम को, इंडोर स्टेडियम को पूरा कोविड हॉस्पिटल में चेंज किया गया है। कई शहरों में, कई जिलों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं वहाँ। मगर आपका सुझाव अच्छा है और हमारे विधायक जी का भी सुझाव अच्छा है कि वो भी एक तरह से नियंत्रण में सरकार के ही रहे कि किसको भर्ती करना है, किसको नहीं भर्ती करना है और सीधे सीधे वहां से रिफर कर सके डॉक्टर। यहाँ बेड खाली, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक सिस्टम बना दिया जाए कि प्राइवेट निजी अस्पतालों में इतने बेड खाली हैं, सरकारी अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, हो जाए जी कुल मिलाकर के। और जैसा कि सुंदरानी जी ने कहा कि एक ऐप में सब पता चल जाए, ताकि वो जो भागम भाग है, जो भागा दौड़ी है, जो एक बेचैनी है, उससे एक मुक्ति मिले और आदमी जिसको जहां जाना है वहां पहुंच जाए और उसको वो तात्कालिक रूप से जो चिकित्सीय सुविधा मिलना है वो मिल जाए, तो ये बेहतर रहेगा। हितेश जी, हमारे भोपाल में हमने देखा कि यहाँ सूचनाओं का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमने खुद देखा कि भोपाल के 5 नंबरों के अस्पतालों के नंबर जारी करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 5 में से कोई नंबर पिक नहीं होता। तो ये जो सूचना का अभाव है, इसे खत्म करने के लिए ट्रांसपेरेंट एक कोई सिस्टम बन जाना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट अस्पतालों के लेकर के जो शिकायतें हैं, अगर जितने भी बेड पर आपने रिजर्व किए हैं उसकी पूरी कमान जो है वो सरकारी सिस्टम के हाथ में होनी चाहिए, ताकि उसका गरीब और अमीर का कोई अंतर किए बिना उसका फायदा मिल सके लोगों को। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आप लगभग समस्या की निवारण की जड़ पे पहुंच गए हैं जी। और इसी को कहा जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मेडिकल टीम ये तय करे कि किस व्यक्ति को भर्ती की जरूरत है, किस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है उसके क्लिनिकल स्टेटस से, किस व्यक्ति को आईसीयू की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि जिसके पास माइट है वो भर्ती कर ले रहा है, और तो कई जगह से हमें ऐसा भी देखने में आ रहा है कि वो ठीक हो गए फिर भी बोलते नहीं था 2-3 दिन और बने रहने, क्योंकि भय का माहौल है। बिल्कुल ठीक कहा गया है। तो भय के माहौल से आप सोचो, आपकी अपील से कोई बाहर आ जाएगा तो साहब वो तो नहीं आएगा। श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास, ये आने में आपको अगली वेव का इंतजार करना पड़ेगा, वो भी ढंग से हमने काम किया तो इस समय बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ बड़े मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन शहरों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है कि वहां पर एडमिशन मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत ब्यूरोक्रेसी करवाती है। देखिए, मेडिकल प्रोटोकॉल तय करता है मेडिकल बोर्ड और उसका रेगुलेशन फिर प्रशासनिक लोग कराते। प्रशासनिक लोग तय भी नहीं करते हैं, ना मेडिकल वाले बिस्तरों की संख्या गिनते हैं जाके। तो दोनों के अपने अपने काम है। तब ये जब दोनों कदम ताल करते हुए चलेंगे तो जिसको जरूरत है उसको सुविधाएं मिल जाएंगी। और मैं फिर आपको कह दूं, इस बीमारी में जरूरत कम लोगों को है, लेकिन भय की वजह से, एक पैनिक की वजह से, एक जिसको अफरा तफरी की वजह से मुझे लगता है माहौल ज्यादा खराब है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। कुछ राज्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके यहाँ इसलिए अफरा तफरी कम है, बाकी लोग भी करेंगे तो मुझे लगता है हम इसको अचीव कर लेंगे। इसके लिए दृढ़ निश्चय लेकर वाकई में निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है कि वो लोकप्रियता के आंकड़ों में थोड़े उतना अच्छा नहीं उतरे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप तमाम चारों गेस्ट का, हितेश जी आपका, विपिन जी आपका, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका और सुरेंद्र जी आपका, कि आप लोगों ने इतनी सार्थक चर्चा की है आज। और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से अगर 1-2 पॉइंट भी सरकार तक पहुंचते हैं और उस पर अमल होता है तो हमें लगेगा कि हम जनता की बात कर रहे हैं और सही तरीके से बात कर रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं, समस्या की नहीं। हम लगातार कह रहे हैं कि आपकी बात में हमारा मकसद सिर्फ शोर मचाना, बहस करना या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है। हमारा ये मंच जनता के लिए, जनता की परेशानियों को निदान दिलाने के लिए भी कोशिश है। और हमें खुशी है कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं, बिना शोर
न्यूज़ 24। जी हां, हम बिना शोर के काम करना चाहते हैं, असल पत्रकारिता करना चाहते हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, शुक्रिया हमारे दर्शकों का। फिर होगी कल मुलाकात किसी और आपके ही मुद्दे के साथ। नमस्कार।